थे सौर मंडल के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। अभी तक अपनी 3 से 4 क्लासेस हो चुकी है। सबसे पहली क्लास में अपनों ने क्या पढ़ा था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब देखा था। उसके अलग अलग थ्योरीज पढ़ी थी। महाविस्फोटक सिद्धांत जो जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था, इस टाइप से डिस्कस करते हुए अपन आगे बढ़े थे। उसके बाद अपनों ने आकाशगंगा के बारे में डिस्कस करा था, हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे, ये सब। फिर अपनों ने कल वाले क्लास में जो है सौर मंडल के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, सौर मंडल में क्या देखा था कि हमारे सौर मंडल का कितना 99.99% भाग अकेले कौन बनाता है? सूरज बनाता है। अब यहाँ एक बात और समझो, ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगा है ना। उसमें से हमारी एक आकाशगंगा है मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे में भी हमारा एक सौर मंडल है। सौर मंडल का भी 99.99% भाग कौन बना रहा है? सूर्य बना रहा है। और 0.01% में हमारे बहुत सारे ग्रह शामिल है, ग्रह उपग्रह सभी। उसमें हमारा पृथ्वी एक ग्रह है ना। अब पृथ्वी पे भी बहुत सारे देश है ना। 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में बहुत सारे देश मिलेंगे। उनमें से अपना एक देश भारत है। भारत में एक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक जिला है नीमच। अब नीमच में बैठ के कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से क्या कहता है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो ठीक है, अपन सौरमंडल पढ़ रहे थे। अपनों ने आठों मतलब ग्रहों के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक ग्रह बज रहा था उसमें पृथ्वी अपना। तो अपन पृथ्वी से आज स्टार्ट करने वाले। पिछला वाला भूल तो नहीं गए? याद है? ऐसे कौन से 2 ग्रह है जो क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं? शुक्र और अरुण पढ़ा था अपनों ने। ठीक है, अब 3 ग्रह मैं पूछूं, लिख रहा हूं उपग्रह, उनके सामने उनके ग्रह के नाम लिख देना। अगर ये आपने सही सही बता दिए तो मान लूंगा कि अपनी कल वाली क्लास सार्थक रही। ठीक है, हाँ तो वही अब लाइन से देखना। सबसे पहले है टाइटेनिया, किसका है? ठीक है, टाइटन और ट्राइटन। ठीक है, ये क्लियर है आपको? बस यही क्लियर होनी चाहिए, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वहीं से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। अब आज पढ़ने वाले अपन अर्थ के बारे में। किसके बारे में? अर्थ के बारे में पढ़ें। तो अर्थ के बारे में क्या जानते हो आप? सौर मंडल का एक ग्रह है, आंतरिक ग्रह है ना। और क्या जानते हो? अपन रहते हैं, जीवन है इस पे। ठीक है, पानी की उपस्थिति है। इसी कारण ये जो है ऊपर से देखने पे कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पृथ्वी को कहा जाता है। क्लियर है? दिखने में नीला नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? पृथ्वी क्लियर है? पृथ्वी के बारे में बात करें तो अपनों ने समझा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर है? इसी 23.5 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी पर क्या देखने को मिलेगा आपको? ऋतु परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी ऋतु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर क्या है? जीवन संभव देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। अगर अपन इसके व्यास की बात करें, किसके? पृथ्वी के। तो पृथ्वी के 2 व्यास आपको याद रखने हैं। सबसे पहले याद रखना आपको विषुवती व्यास। कैसा? विषुवती व्यास। तो पृथ्वी का विषुवती व्यास है 12,756। कितना याद रखना है? 12,756। ये लिखा हुआ देखो, पृथ्वी का विषुवती व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवी व्यास कितना है? 12,713 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? और जो है पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है? तो लगभग कितनी है आपको? 149.6 मिलियन किलोमीटर। इतनी दूरी होने के कारण ही तो जब कोई प्रकाश किरण सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है तो कितने मिनट में अपने पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है उसको? 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास अपनों ने देखा। 16.6 सेकेंड है ना। ठीक है, और जो यहाँ सूर्य से कोई किरण आ रही है तो उसका कितना 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी जो है प्रकाश का एब्जॉर्ब करती है। इतना अपनों ने देख लिया था। ठीक है, ये सब क्लियर है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये सब ठीक है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिसपे जीवन संभव है, व्यास देख लिया 12,756। ध्रुवी व्यास कितना हो गया? 12,713। और जो है कितनी दूरी है इसके ऊपर वो देख लिया अपनों ने। अब देखो ये अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? 2 ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, अब ये जो है घूर्णन करती है। इसकी घूर्णन करने की स्पीड होती है प्रति घंटा 1610 किलोमीटर। कितनी होती है?
1610 किलोमीटर। और कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्वी की ओर। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमने पर पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और कितने सेकेंड, 4 सेकेंड या 48 सेकेंड में, ये 48 है ना, अपना एक चक्कर जो है पूरा कर लेती है। क्लियर है? ये लिखा हुआ है। इसके बाद पृथ्वी क्या करती? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती। इसका परिक्रमण पथ कैसा है? अंडाकार देखने को मिलेगा। कैसा? अंडाकार देखने को मिलेगा। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग इसको कितने 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 6 सेकंड लगते हैं। 46 सेकंड। ठीक है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है ऊपर का, कौन सा? 5 घंटे और 48 मिनट का। इसको क्या करते? प्रत्येक 4 साल बाद एक अलग से डे बना देते हैं। ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोल देंगे, है ना, बेसिकली। और कौन सा? फरवरी में एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर देते तो क्या हो जाता है? 29 फरवरी हो जाती है। ठीक है। क्लियर है? यही सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लेना। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है? अपनों ने देखा था, शुक्र ग्रह के समान देखने को मिलता है। या शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के समान देखने को मिलता है। कैसी भी बोलो, बात तो वही है। इसलिए शुक्र को क्या, ये पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसको बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है। क्लियर है? यही लिखा हुआ है। अब पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। ठीक है। वही लिखा हुआ है, देखो। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा आपका? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सूर्य का सबसे निकटतम तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर है इतना? ये लिखा हुआ है। और ये पृथ्वी से कितना दूर है? 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है। अब देखो, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह देखने को मिलेगा, कौन सा? चंद्रमा देखने को मिलेगा। ये कुछ चंद्रमा की स्ट्रक्चर होती। अभी हाल ही में अपनों ने कौन सा चंद्रयान 3 लॉन्च करा? तो चंद्रमा के कौन से ध्रुव पर उतरा है? दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है। क्लियर है? तो ये अपना चंद्रमा, ये ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तरी ध्रुव। और ये दक्षिण, तो इस वाले पोर्शन पे वो अपना उतरा है। क्लियर है? अगर बात करें चंद्रमा की सतह और उनकी उसकी आंतरिक स्थिति का जो अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेलोनोजी। क्या बोला जाता है? सेलोनोजी। ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है? चंद्रमा का पिछला भाग अंधकारमय होता है। अब ऐसे समझो, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है, सूर्य अपने अक्ष पर रोटेट कर रहा है, वैसे ही चंद्रमा भी अपने अक्ष पर रोटेशन कर रहा है। ठीक है। चंद्रमा को पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। कितना? लगभग 27 दिन का। जितनी परिक्रमा करने में, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को समय लगता है, उतना ही समय उसे अपने अक्ष पर रोटेट करने में भी लगता है। क्लियर है? तो जब हम पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देगा हमें, चंद्रमा का पीछे वाला भाग हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? चंद्रमा का पिछला भाग क्या है? अंधकारमय। क्लियर है? और ऐसा है नहीं है, बेसिकली हमें दिखता है इसलिए बोल देते, पर ऐसा नहीं है। उसके तो पूरे इस पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। अगर बात करें चंद्रमा पे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कौन सा मिलेगा? लिबनिट्स पर्वत देखने को मिलेगा। अपनों ने एक पर्वत पढ़ा था कल, निक्स ओलंपिया। क्या था? हाँ, मंगल ग्रह पे पड़ा था। ठीक है। और हिमालय से कैसा 3 गुना ज्यादा ऊंचा पर्वत आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? चंद्रमा को किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा हुआ है आपकी एग्जाम में कि निम्नलिखित में से जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे थे, चंद्रमा, मंगल, एक दे रखा था बृहस्पति और एक दे रखा था शनि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसको जीवाश्म ग्रह बोला जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रमा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। वही देखो, चंद्रमा को एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन और 8 घंटे लगता है। ठीक है। और अपने ही अक्ष पर घूमने में लगभग उसको इतना ही समय लगता है। क्लियर है? चंद्रमा का जो है हम पृथ्वी से भाग देते हो, कितना प्रतिशत भाग देखते हैं? केवल 57% भाग अपन चंद्रमा का पृथ्वी से चंद्रमा का भाग देख सकते हैं। ठीक है। उन्हीं स्थिति में होता है, ये सब देख लेना। जब ज्वार भाटा पड़ेंगे तब इस वाली लाइन का अर्थ अपन वहां समझ लेंगे। क्लियर है? अब भी समझोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अपोलो अंतरिक्ष यान से पता चलता है कि, ठीक है, जीवाश्म ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो, अगर एक अंतरिक्ष यान बेसिकली छोड़ा गया था, कौन सा? अपोलो अंतरिक्ष यान।
वो जैसे ही चंद्रमा पे उसने अध्ययन किया, उसने बताया कि चंद्रमा जो है इसकी आयु बहुत ज्यादा है। इसकी आयु जो है आपको टाइटेनियम, इसकी चट्टानों में क्या पाया जाता है, टाइटेनियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि किस ग्रह की अगर चट्टान, किस उपग्रह की चट्टानों में हमें टाइटेनियम देखने को मिलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा पे देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये सब बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये देख लेना। अब यहाँ से समझने लायक चीजें होती है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। क्लियर है? अब जब रोटेशन करते करते वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, उस स्थिति को क्या बोला जाता है, सुपर मून की स्थिति बोला जाता है। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी जो पृथ्वी के आसपास परिक्रमा कर रहा है, जब परिक्रमा करते करते वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, उस स्थिति को क्या बोला जाता है, सुपर मून बोला जाता है। अब पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास होगा तो साइज में बड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, प्रकाश ज्यादा दिखेगा कि नहीं दिखा उसका, वही लिखा हुआ है देखो। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, सुपर मून बोला जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% ज्यादा क्या दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, एक और स्थिति होती है आपकी कौन सी, ब्लू मून की स्थिति। ब्लू मून क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या देखते हैं अपन कि एक महीने में एक पूर्णिमा होती है। क्लियर है? पर अगर किसी महीने में एक या एक से अधिक पूर्णिमा, मतलब एक से अधिक पूर्णिमा अगर आपको देखने को मिलेगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है ना, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, ब्लू मून बोला जाता है। ठीक है, एक महीने में अगर 2 से ज्यादा पूर्णिमा होगी तो उस स्थिति को क्या बोल देंगे अपन, ब्लू मून बोल देंगे। ठीक है, मतलब जो दूसरी पूर्णिमा का चांद होगा उस चांद को क्या बोल देंगे, ब्लू मून बोल देंगे। और यही स्थिति अगर पूरे साल में एक या एक से अधिक बार हो गई, ठीक है, मान लो 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, तो उस ईयर को क्या बोल देंगे, ब्लू मून ईयर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ब्लू मून ईयर। क्लियर है? ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून ईयर क्या होता है, क्या होता है ब्लू मून। ठीक है, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या बोल देंगे, ब्लू मून बोल देंगे। और यही स्थिति महीने में, मतलब पूरे साल में एक से अधिक बार हो गई तो पूरे साल को क्या बोल देंगे, ब्लू मून ईयर बोल देंगे। क्लियर है? इतना बड़े आगे। ठीक है, 2018 में बेसिकली ये स्थिति आपको देखने को मिली थी। ठीक है, अब अपने ग्रह उपग्रह यहाँ कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं किसकी, बोने ग्रह की। तो बोने ग्रह की श्रेणी में रखने का क्या क्या कारण बताया था कल वाली क्लास में मैंने, जो प्लूटो को शामिल किया गया था, पढ़ा था ना अपनों ने कि प्लूटो को किस कारण शामिल किया गया, तो क्या रीजन बताए थे मैंने कल वाली क्लास में। एक तो वरुण की कक्षा को काट रहा था, ओवरलैप कर रहा था। दूसरी चीज क्या देखी थी अपनों ने, उसका साइज कैसा था, चंद्रमा से भी छोटा साइज देखने को मिल रहा था, इस कारण है ना। क्लियर? तो देखो कब शामिल किया गया, 2006 में। कहाँ सम्मेलन हुआ था, प्राग में सम्मेलन हुआ था। ये सब अपन पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये देखो 2006 में कहाँ हुआ था, प्राग में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसमें क्या करा, प्लूटो को क्या कर दिया, यम। बेसिकली हिंदी में किसको, प्लूटो को किस नाम से जाना जाता है, यम। उसको बोने ग्रह की श्रेणी में, इसका क्या कारण था, आकार छोटा था, कक्षा कैसी थी, वृत्ताकार नहीं थी, किसको ओवरलैप कर रही थी, वरुण की कक्षा को ओवरलैप कर रही थी। क्लियर है? अब प्रश्न अपनों ने डिस्कस भी कर लिया था इसके बारे में, किस टाइप के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से देखे थे अपनों ने, एक देखा था अपनों ने कौन सा, एक तो यम देखा था, सेरस देखा था, इस टाइप से अपनों ने देखे थे ना बोने ग्रह। तो सेरस की खोज कब हुई, इटली में हुई। इसके खगोल शास्त्री थे पियाजी करके, उन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, किसने करी थी पियाजी ने करी थी ना। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को प्यार से क्या बोलती है, प्रिया जी बोलेगी। ठीक है, पिया जी, बोने ग्रह। ठीक है, ये सब क्लियर है। लघु सौर मंडलीय पिंड अपनों ने देखा था, जब अपन फोटो देखा था अपनों ने सौर मंडल का, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में अपनों ने एक पट्टा देखा था, बेल्ट देखा था। उस बेल्ट को क्या नाम दिया था अपने, शुद्ध ग्रह का नाम दिया था। ठीक है, बेसिकली कैसा होता है पट्टा, इस टाइप का जो है पूरा जो आपको पट्टा देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है ना। तो ये जो है इनको किस नाम से जाना जाता है, शुद्ध ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये भी जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अपने पथ में रोटेशन कर रहे हैं, पर किसी कारणवश, है ना, कभी कभी ये क्या करते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते। और क्या करेगा, अगर कोई गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो पृथ्वी क्या करेगी, इसे अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, वैसे तो पृथ्वी के आसपास क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, स्पीड से आते, तो घर्षण के कारण अधिकांश तो वही नष्ट हो जाते। पर किसी किसी शुद्ध ग्रह का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। अब वो वायुमंडल में घर्षण के कारण पूरा नष्ट नहीं हो पा रहा है,
तो पृथ्वी पर आकर नीचे गिरेगा, नीचे गिर के क्या करेगा, एक गड्ढा बना लेगा। क्या बनाएगा, अब ऊपर से कोई नीचे गिर रहा है भारी भरकम चीज, तो गड्ढा बनाएगी नहीं बनाएगी, बना देगी। अब एक गड्ढा बनने के बाद क्या होगा, जैसे अपने यहाँ वर्षा ऋतु आएगी, उस गड्ढे में क्या भर गया, पानी भर गया। तो इससे किस टाइप की झीलों का निर्माण हो जाएगा, पानी भर गया तो झील बन जाएगी। ऐसी झील आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में, लोनार झील। ठीक है, क्लियर है। तो वही लिखा हुआ है, देखो शुद्ध ग्रह क्या है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्लियर है इतना। तो ये बेसिकली इनका निर्माण कैसे हुआ, जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ था, अपनों ने देखा था, उसी टाइम पे इनका भी फॉर्मेशन हुआ था। अब ये क्या करे, जब पृथ्वी पर टकराते तो क्या करते, एक विशाल गर्त का निर्माण करते हैं। गर्त माने गड्ढा, ठीक है, उसमें पानी भर जाता तो क्या बन जाती, झील बन जाती। ऐसी झील आपको कहाँ देखने को मिलेगी, लोनार झील महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। ये याद रख लेना, फोर वेस्टा एकमात्र शुद्ध ग्रह जिसे। इसी टाइप से कुछ छोटे छोटे पिंड और होते हैं जिन्हें धूमकेतु भी कहा जाता है। जब ये क्या करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो क्या करेंगे, वायुमंडल में घर्षण होगा, और घर्षण के कारण क्या होगा, ये जो है नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही घर्षण के कारण नष्ट होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना। और इनके पीछे एक पूंछ जैसी दिखाई देती है, कैसी, इस टाइप से इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। ऐसा ही धूमकेतु आपने पढ़ा होगा, हेले नाम का धूमकेतु देखा होगा, हेली पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं। ये बेसिकली एक धूमकेतु होता है जो 76 वर्ष के अंतराल पे दिखाई देता है। क्लियर है। तो ये पूछ लेगा आपसे, हेली धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो धूमकेतु क्लियर है क्या होते हैं। ये हेले धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई दे रहा, 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता। कब दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई देता। अब 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा, तो अब इसमें 76 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, 2062। अब कब दिखाई देगा, 2062। जब इस स्थिति में पूछेंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, जैसे 2062 आए, पूरा साल भर आसमान में नजर रखना है, क्या पता कब ये कंडीशन नजर आ जाए। ठीक है। अब बात करते उल्का पिंड की, वही चीजें होती है, सेम वही चीजें, शुद्ध ग्रह के टुकड़े होते हैं, वही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, धूमकेतु उल्का वगैरह ये सब वही चीज। अब देखते हैं अपन पृथ्वी और सूर्य के संबंध के बारे में। यहाँ से अपने ग्रह उपग्रह सभी कंप्लीट हो गए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताओ। कल वाला पीडीएफ नहीं मिला तो रिवीजन नहीं करा होगा, है ना। आज मिल जाएगा तो आज कल का और आज का पूरा रिवीजन कर लेना। क्लियर है। अब पृथ्वी और सूर्य के संबंध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है, क्लियर है आपको, ये घूर्णन गति होती है। ठीक है, इसी टाइप से एक गति कौन सी होती है, परिक्रमण गति। ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखो थ्योरी पढ़ना हो तो पढ़ लेते हैं। घूर्णन गति को इंग्लिश में रोटेशन बोला जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, दैनिक गति। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, इतनी चीजें तो क्लियर है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दैनिक गति कहा जाता है। ये इसी कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। इस टाइप से कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए अपने यहाँ सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व में होता है। ठीक है, और शुक्र पे कहाँ होगा, पश्चिम में होगा। अरुण पे कहाँ होगा, पश्चिम में होगा। क्यों होगा, ये तो क्लियर है ना। ठीक है, अब बात करते हैं, एक और होती है आपकी परिभ्रमण गति। कौन सी होती, परिभ्रमण या परिक्रमण गति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर घूमना। क्लियर है, देख लिया क्या होती है, सब पता है अपने को। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रोटेट कर रही है, अब रोटेट करते करते जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक आ जाती है ना, तो उस स्थिति को किसी और नाम से जाना जाता है। और जब रोटेट करते करते पृथ्वी को किस जो है सूर्य से ज्यादा दूर चली जाती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उपसौर, क्या होती है उपसौर, आपको पता है पृथ्वी कैसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा। ये भी पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में जो है परिक्रमण कर रही है, तो किस प्रकार की कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कर रही है। कैसी, दीर्घवृत्ताकार कक्षा। कुछ इस टाइप की आपको जो है कक्षा देखने को मिलेगी। कैसे, इस टाइप की। ये देखो, ये वाली जो कक्षा दिख रही, ये इस टाइप की, ये क्या होती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है। क्लियर है। जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करते करते सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होती है, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, उस स्थिति को बोला जाता है उपसौर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपसौर। उपसौर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कैपेबल हो बताने में। क्या होता है कि जब पृथ्वी परिक्रमा करते करते सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक चली जाती है, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है। ये स्थिति होती है आपकी कब, 3 जनवरी को।
ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यार 3 जनवरी को पृथ्वी जब सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होती है तो हमें ठंड क्यों महसूस होती है? तो नजदीक होगी तो टेम्परेचर ज्यादा मिलना चाहिए कंपैरिजन। तो आपको क्या पता है, जब इससे आगे के जो क्लास में अपन देखेंगे, ठीक है, अभी इतना याद रख लो 3 जनवरी। अभी ये सामान्य, ये समझो उपसौर क्या होता है। उपसौर मतलब गति करती करती क्या होती है, सबसे दूर चली जाती है, उस स्थिति को क्या बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है। ये स्थिति कब होती, 4 जुलाई को होती। क्लियर है? 3 जनवरी 4 जुलाई, डेट याद कर लेना, डेट पूछेगा आपसे। उपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को होती है, ठीक है। और अपसौर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को होती, ठीक है। उपसौर हो गया, क्लियर हो गया। अपसौर, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है, एपसाइड रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एपसाइड रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? एक्टिवनेस रखो थोड़ी शरीर में। क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ सबसे पहले कि अपसौर की स्थिति कब होती है, क्या डेट होती है उसकी, डेट पूछे। उसके बाद उपस्वर की स्थिति कब होती, 3 जनवरी को होती। अपस्वर और उपस्वर को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है, एप साइड रेखा के नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर है? वही लिखा हुआ है, थ्योरी पढ़ लेना आप। अब आगे बढ़ते हैं, अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये तो क्लियर है ना आपको, उस दिन समझाया था मैंने क्या होते हैं। देखो एक बार और समझ लेते हैं अपन। ये अपनी क्या है, क्लियर है? उस दिन समझा था ना अक्षांश देशांतर क्या होता है। क्या होता है, कौन बता सकता है अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है? आड़ी, देशांतर खड़ी रेखा होती है, ये क्लियर, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, देखो ये कौन सी रेखा हो जाएगी अपनी, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, कौन सी होगी, 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगी। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यहाँ एक रेखा है, ये कौन सी, 23.5 डिग्री। इसको किस नाम से जाना जाएगा, इस 0 डिग्री के ऊपर वाले गोलार्ध को किस नाम से जाना जाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा। और इस 0 डिग्री के नीचे वाले गोलार्ध को किस नाम से जाना जाएगा, क्यों कहा जाता है ये क्लियर है? ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती, नीचे की ओर कौन सी दिशा होती, इस साइड कौन सी दिशा होगी, इस साइड कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। ये क्लियर है? ऐसे ही एक दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाएगा, ये छोड़ो, इधर फोकस करो। ये न, यहाँ क्लियर है यहां तक, इस रेखा को किस नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही 23.5 से ऊपर अपनों ने एक और रेखा पढ़ी थी, कौन सी, 66.5 डिग्री पढ़ी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, उसको किस नाम से जाना जाता, आर्कटिक व्रत पढ़ा था अपनों ने। क्या पढ़ा था, आर्कटिक व्रत पढ़ा था। इसी टाइप से जो यहाँ पे 66.5 डिग्री, इसको किस नाम से जाना था, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री पर एक, यहाँ कौन सा ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। इतना क्लियर है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच मतलब कितनी दूरी होती है, ये पढ़ा था अपनों ने, 111 किलोमीटर। क्लियर है? यही पूरा लिखा हुआ है, पढ़ लो भली आप। काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर कैसे पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, विषुवत रेखा 0 डिग्री, दो गोलार्धों में डिवाइड करती, पूरा देख लेना, वही है, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ है सब, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। 66.5 डिग्री आर्कटिक अंटार्कटिक व्रत, वही लिखा। अब देखो सबसे पहले तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है ये रेखा, कर्क रेखा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद विषुवत रेखा के बारे में देख लेंगे, फिर मकर रेखा के बारे में देख लेंगे कि ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, कितने महाद्वीपों के कितने देशों से होकर गुजरती है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं आपकी एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8वीं की नाम कोई बता सकता है, बता सकता है कोई, कोशिश तो करो, 2-5 तो बताओ कम से कम, एक एक करके बताओ। हाँ फिर उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, गलत बताया, वहीं आपका टाइम खत्म हो जाएगा। आप बताओ। देखो ये अपना मैप है, आधा मैप बना रहा हूं बस खाली है, ठीक है। यहाँ पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा भर, ठीक है, क्लियर है।
यहां से रेखा गुजर रही है अपनी। अब स्टेट देखो, भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इस साइड से देखेंगे, सबसे पहला कौन सा आएगा अपना? गुजरात आएगा। फिर कौन सा आएगा? फिर कौन सा आएगा? फिर कौन सा आएगा? महाराष्ट्र नहीं, एमपी है ना। छत्तीसगढ़, ये कौन सा आएगा? झारखंड, ये कौन सा आएगा? ये कौन सा है? त्रिपुरा। और ये कौन सा है? क्लियर है? आठवीं राज्य क्लियर है कि नहीं है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? अब यहां से अगर आपसे प्रश्न बन गया कि भारत में कर्क रेखा पर स्थित सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? मिजोरम। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात। क्लियर है? इसी टाइप से मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। क्लियर है? मध्य प्रदेश के नाम देखना है, कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती देखना है, तो वो भी देख लेते हैं। मना क्या कर रहे हो, प्रश्न आ गया तो क्या करोगे? ये भी बढ़िया है यार। ये आपका क्या हो गया? एमपी हो गया। अब एमपी के कितने जिलों से होकर, आपको पता होगा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती। क्लियर है? मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती? मध्य प्रदेश में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा आ जाएगा? रतलाम आ जाएगा। इसी टाइप से सबसे पूर्वी जिला कौन सा आ जाएगा? शहडोल आ जाएगा। क्लियर है? ये तो हो गए 14 जिले, मतलब 2 ही देखे अपनों ने, 14 ही देखेंगे। इसी टाइप से मध्य प्रदेश के कितने? 5 संभागों से होकर गुजरती। कितने संभागों से? 5 संभागों से होकर। अब मैं आपको संभाग बताऊंगा, उसके जिले बता दूंगा, आप लाइन से पुट करते जाना। ठीक है? इधर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन उज्जैन संभाग। कौन सा? उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? रतलाम। फिर अपना उज्जैन। उज्जैन में आपको पता होगा कर्क रेखा गुजरती, इसीलिए जंतर मंतर भी कहाँ देखने को मिलता है आपको? उज्जैन में देखने को मिलता है। पीएससी का 2018 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ जंतर मंतर देखने को मिलता है, अलग अलग ऑप्शन दिए थे, तो उसमें उज्जैन अपना सही था। ठीक है? रतलाम हो गया। फिर कौन सा हो जाएगा? उज्जैन। फिर अपना कौन सा हो जाएगा? शाहजहांपुर। कहीं कहीं किताबें आगर मालवा भी लिखती है इसको, कि आगर मालवा से भी गुजरती, पर आप एमपी का सही ढंग से मैप बना के अगर सीधी से रेखा खींचोगे 23.5 डिग्री, तो फिर आपको पता चलेगा कि आगर मालवा से रेखा नहीं गुजरती। इसी टाइप से मध्य भोपाल, उज्जैन के 3 हो गए अपने, कौन कौन से हो गए? रतलाम, शाहजहांपुर और उज्जैन हो गए। फिर गुजरती भोपाल के कितने? भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर गुजरती। ठीक है? कौन कौन से? राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन से होकर गुजरती। कौन कौन से हो जाएंगे? लाइन से याद करा करो। राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन से। ठीक है? फिर गुजरती है सागर संभाग के 2 जिलों से होकर गुजरती। कौन कौन से? सागर और दमोह से होकर गुजरती। कौन से? सागर और दमोह से। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद गुजरती जबलपुर संभाग के 2 जिलों से। कौन से हो जाएगी? एक तो जबलपुर हो जाएगा और एक हो जाएगा कटनी। कौन सा हो जाएगा? कटनी। और एक हो जाएगा अपना शहडोल संभाग, उसमें हो जाएगा उमरिया और शहडोल। क्लियर है? 14 जिले। क्लियर है कि नहीं है? नाम लिखूं क्या सभी के? है ना? ये अपनों ने मध्य प्रदेश और भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लिया। अब बात करते हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है? तो ये अपना पूरा विश्व हो गया। अब विश्व में कितने महाद्वीप देखने को मिलते हैं आपको? 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। ठीक है? देखो, सबसे पहले एशिया महाद्वीप आएगा। कौन सा आएगा? एशिया आएगा। तो एशिया महाद्वीप के कौन से देश आ जाएंगे? ताइवान, ताइवान से, चीन से, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत। कितने हो गए? 5 देश हो गए। और एक और कौन सा हो जाएगा अपना? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ठीक, कितने जिले, कितने राज्य हो गए? एक सबसे पहला ताइवान, उसके बाद उसके बाद उसके बाद फिर 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 यूएई या संयुक्त अरब अमीरात, फिर सऊदी अरब। ठीक है? कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रश्न पूछ लिया आपसे, कर्क रेखा
एशिया महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है? संख्या पूछ ली आपसे, 5, 6, 7, 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यों है 7? क्लियर है? जब भी पढ़ो सारे डायमेंशन ऐसे क्लियर करके पढ़ा करो। एग्जामिनर किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर अपने से बना ले तो सही होने की संभावना रहे। देश याद करें तो गिन भी लोगे कितने देश है, किस किस महाद्वीप के, ये भी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके से टुकड़े करके पढ़ोगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो देखो कितने देश है? 7 है। सबसे पहले ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ठीक है, ये सारे जो आपको यहाँ तक के देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अब यहाँ से कौन सा महाद्वीप आ गया? अफ्रीका महाद्वीप आ गया। तो अफ्रीका के देश देखो, सबसे पहले मिस्र। कौन? मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा। ठीक है, पश्चिमी सहारा हो गया। यहां तक आपको किसके देखेंगे? अफ्रीका के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा। ठीक है, यहां तक देखने को मिलेंगे। तो अफ्रीका के कितने देश हो गए? 3, 2, 5 और 7। 7 देश ही किसके हो गए? 7 एशिया के। अफ्रीका के कितने हो गए? 7 देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर अपना वेस्ट इंडीज है, ये वाला एरिया। वेस्ट इंडीज, क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट की टीम देखी होगी वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज का एक देश देखने को मिलता है, कौन सा? बहामास। ठीक है, उससे भी आपको क्या देखने को मिलेगी? ये करके रेखा जाती हुई दी। उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको से गुजरती है। ठीक है, ये वेस्ट इंडीज वगैरह सभी को किसमें कंसिडर करते हैं? उत्तरी अमेरिका में ही गिना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका से कितने हो गए? 2 हो गए। 2 हो गए। ठीक है, ये कहां से हो गए? उत्तरी अमेरिका। अब यहां से प्रश्न बन गए। अब आप लगभग मेरे हिसाब से सारे प्रश्न करके रेखा संबंधित जो है आंसर देने में तैयार। अब प्रश्न पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर देना। सबसे पहले कर्क रेखा कितनी डिग्री अक्षांश रेखा को बोला जाता है? 23.5 डिग्री। जब भी बोलो उत्तरी अक्षांश लगाया करो 23.5 डिग्री, क्योंकि 23.5 डिग्री तो नीचे भी है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती। मैप में ड्रॉ करके देखा तो है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों को, 14 से होकर गुजरती। कितने संभाग? ठीक है, क्लियर है? विश्व के कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो 16 महाद्वीप। वाह वाह, मतलब 16 महाद्वीपों से गुजरती है ना, सही है। ठीक, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए? 3। कौन कौन से हो गए? हाँ, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, क्लियर है? कितने देश हो गए टोटल की अगर बात करेंगे तो 16 हो गए। ठीक है, एशिया के कितने हो गए? तो अफ्रीका कितने हो गए? तो उत्तरी अमेरिका कितने? क्लियर है? ये अपनी कर्क रेखा हो गई। अब एग्जामिनर किसी भी टाइप से प्रश्न बनाए, चाहे वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बनाए, अगर मध्य प्रदेश की कोई गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट एग्जाम की दे रहे हो आपको, इसी जैसे कांस्टेबल हो गई, एसआई हो गई, इस टाइप की। एसआई तो भूल ही जाओ। ठीक है अब पता नहीं कब आएगी वो। तो ये हो गया है ना, तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर देने में आप कैपेबल हो चुके हो। अब बात करते हैं इसके बाद की रेखा। तो उसके बाद कौन सी आ जाएगी आपकी? मकर रेखा। कौन सी आ गई? मकर रेखा किसे बोला जाता है? सबसे पहले ये बताओ। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है? मकर रेखा बोला जाता है। क्लियर है? तो अब मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से और किन किन देशों से होकर गुजरती, इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो है आपकी पूरी देखोगे तो ये आपकी जा रही है मकर रेखा। कितने महाद्वीप नजर आ रहे? 3 ही नजर आ रहे इसमें भी। देखो, सबसे पहले देखो इस साइड से लिखा गया है इसको। किस साइड से? इस साइड से, इसमें लिखा गया। सबसे पहले देखेंगे अपन कौन सा? दक्षिण अमेरिका। कौन सा देखेंगे? क्लियर है? सबसे पहला देश कौन सा आ रहा? चिली। यहां दक्षिण अफ्रीका की अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इस टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ एक आपको मिर्ची जैसा देश नजर आएगा। कौन सा? मिर्ची जैसा देश। उसको किस नाम से जाना जाएगा? चिली के नाम से जाना जाएगा ना। मिर्ची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वही देश का नाम है। ठीक, उसके बाद कौन सा आएगा चिली के बाद?
अर्जेंटीना से। एक कौन सा आएगा? पराग्वे। पराग्वे के बीच एक देश पड़ेगा, उसके बीच में उरुग्वे पड़ेगा, पराग्वे उरुग्वे, ठीक है। तो प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन दे दिया आपसे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? उरुग्वे, क्योंकि उरुग्वे से नहीं गुजरती है। किससे गुजरती है? उसके भाई के यहाँ से, पराग्वे से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ गया अपना? ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है? कौन कौन से हो गए? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है ना? अब बात करते किसके? अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे अपन? अफ्रीका की। तो अफ्रीका के देश देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा आपसे कौन सा? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। कितने हो गए? 5 देशों से होकर गुजरती। कितने? 5, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला नामीबिया, फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। एनर्जी रखो, यहां से मुझे लगता है कि प्रश्न आएगा आपके, और प्रश्न आ गया, आपने गलत कर दिया एग्जाम में और पता चला कट ऑफ गई आपकी 70 प्रश्न और आपके 69 गलत हो रहे, तो फिर ये प्रश्न अखरेगा कि नहीं अखरेगा? अखरेगा क्या? तो बस यहाँ ध्यान रख लो, कभी प्रश्न आ गया तो सही होना चाहिए। तो कौन सा हो गया? नामीबिया, फिर बोत्सवाना, फिर बोलो ना, खत्म बस एनर्जी। सबसे पहला कौन सा हो गया? फिर 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 मोजे, फिर आता है आपका एक और, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्लियर? तो कितने देशों से होकर गुजर रही है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 10 से होकर गुजर रही है। कितने महाद्वीप हो गए? इससे पहले वाली तो नहीं भूल गए? कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 3 से। कितने देशों से होकर गुजरती है? 16 से होकर गुजरती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कितने संभाग से होकर गुजरती? और ठीक है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कितने महाद्वीपों से? 3। अमेरिका के? प्रश्न सुनो, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका के किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है ना? ऑप्शन हो गया आपका कौन सा? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और वेनेजुएला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा, ठीक है। वेनेजुएला कहाँ का देश पड़ेगा अपना? दक्षिण अमेरिका का ही देश है, ठीक है। वेनेजुएला में आपको देखने को मिलेगा ऑयल का प्रोडक्शन होता है यहाँ। किसका? तेल का। जब अपन प्रादेशिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे तब अपन एक एक करके सारे महाद्वीप के ऊपर डिस्कशन करने वाले, तो वहां आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? ये मकर रेखा क्लियर है। इसके बाद अब एक और रेखा आती है अपनी, कौन सी? विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। अब उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में? ये बताओ पहले तो, समझ आ रहा है? ठीक, आना चाहिए समझ में। अब इसके भी एक एक करके देश और महाद्वीपों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्यों कौन सा हो गया? ये जो रेखा है कौन सी? 0 डिग्री, ये वाली। इसको किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? या एक और क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अब देखो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसमें भी कहां से उठाया गया? दक्षिण अमेरिका से उठाया गया। कहां से? दक्षिण। क्यों हंसी क्यों आ रही है इतनी? है? तो मुझे बताओ, मैं भी हंसू थोड़ा सा। देखो, इक्वेडोर कौन सा देश आ गया? इक्वेडोर। फिर कौन सा आ गया? कोलंबिया। फिर कौन सा आ गया? ब्राजील, ठीक है। और यहां से तो है अफ्रीका के। तो दक्षिण अमेरिका कितने देशों से होकर गुजरती? 3। कौन कौन से? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ठीक है। अब प्रश्न आ गया आपसे, ठीक है। प्रश्न आ गया कि दक्षिण अमेरिका के किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है ना? ऑप्शन सुनना। अभी तो देख के बता दोगे। अब यही मैं कल पूछूंगा तो कल भी बताना पड़ेगा। पीडीएफ तो आ जाएगा आपका, ठीक है। इक्वेडोर ऑप्शन। क्या प्रश्न क्या था? कौन सी रेखा नहीं गुजरती? विषुवत, ठीक है। क्लियर है? कौन से महाद्वीप की बात कर रहे थे? दक्षिण अमेरिका की। ऑप्शन सुनना, इक्वेडोर है ना, फिर एक कोलंबिया, ब्राजील
और पराग्वे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पराग्वे हो जाएगा, क्योंकि पराग्वे से कौन सी रेखा गुजरती है? ठीक है, मकर गुजरती। क्लियर है? तो ये हो गए अपने कौन से? दक्षिण अमेरिका के देश हो गए। अब बात करते किसके? अफ्रीका के देशों की। सबसे पहला कौन सा है? गेबोन, फिर कांगो ये कंगी नहीं है ना, कांगो गणराज्य है ना। उसके बाद कौन सा आएगा इसी का भाई? लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। बेसिकली ये एक ही देश हुआ करता था, कालांतर में जाके क्या हो गया? इसका विभाजन हो गया, एक बन गया अपना कौन सा? कांगो गणराज्य, और एक कौन सा बन गया? लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य बन गया। उसके बाद एक कौन सा आता है? युगांडा। अफ्रीका का कोई भी नाम ले, सबसे पहले इसी देश का नाम दिमाग में आता है, युगांडा का। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? केन्या। उसके बाद सोमालिया, फिर मालदीव। तो कितने देश हो गए अपने? गिनो। एक गेबोन, दूसरा कागोन, तीसरा लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, चौथा युगांडा, पांचवा केन्या, सोमालिया और मालदीव। कितने देश हो गए? नहीं, सोमालिया तक। ठीक है, तो कितने हो गए अपने देश? कितने हो गए? गेबोन, कांगो, दूसरा लोकतांत्रिक, तीन, चार, पांच, छह देश हो गए। दक्षिण अमेरिका के तीन, अफ्रीका के छह। क्लियर है? अब बात करते किसकी? एशिया की। तो एशिया महाद्वीप के कौन सा हो गया? एक तो इंडोनेशिया, आपका कौन सा? इंडोनेशिया। एक मालदीव, और एक कौन सा हो गया? किरीबाती। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, उन्हीं द्वीप में से यहाँ पे इस वाले यहाँ देखोगे ना, तो वहां एक छोटा द्वीप मिलेगा आपको, कौन सा? किरीबाती। ये भी छोटे छोटे भी देश है, देख लो, है ना। तो इसमें एक देश का नाम क्या देखने वाला है? किरीबाती। तो कौन से हो जाएंगे? मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। तो एशिया कितने हो गए? तीन हो गए। क्लियर है? अब यहां से एक प्रश्न बना रहा हूं मैं आपसे, है ना। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं कोष्टक में कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कोष्टक बंद, गुजरती है ना। ऑप्शन सुनना। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? और क्या हो सकता है? एक एक सभी बता दो तो किसी का तो सही निकल ही जाएगा। देखो, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में से होकर तीनों, फिर कोष्टक में कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कोष्टक बंद, गुजरती है ना। ऑप्शन है आपके एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका आंसर हो जाए। क्लियर है क्यों हो जाएगा? डिस्कस कर लिया अपनों ने। कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है, और एशिया से मकर रेखा कहाँ गुजर रही? क्लियर है? ये अपनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ पड़ेगा आपका कौन सा? एशिया महाद्वीप। अब 0 डिग्री से ही इतना ऊपर है, यहाँ पे एशिया, यहाँ पे आपको कौन सा मिल जाएगा? मालदीव। यहाँ के आसपास कौन सा मिल जाएगा? इंडोनेशिया मिल जाएगा। अब ये गुजर रही यहाँ से, कहाँ एशिया, कहाँ मकर रेखा, मतलब कैसे या? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। तो विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती? तीन। ठीक है, बार बार बोलोगे तो चीजें यही याद हो जाएगी। यहाँ कंजूसी कर ली बोलने में, तो घर जाके रटना, फिर बात तो वही है, घर जाके पढ़ोगे ना, यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ घंटा दे रहे हो अपना, 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कम से कम चीजें याद करके जाओ। क्लियर है? अब देखो तीनों क्लियर है आपके। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देशांतर क्लियर है ना? देशांतर क्या होता है? देशांतर क्या होता है, कौन बता सकता है? यूं कर क्या होगा एग्जाम में? पूछ गजब यार। देखो आपसे पूछ लिया एग्जाम में, है ना, प्रश्न आया कि देशांतर कहाँ से गुजरती, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न आया। तो क्या होती है देशांतर, ये बताओ पहले तो, क्या होती है बताओ।
ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती। क्लियर है? तो ये कैसे होगी, इसकी स्ट्रक्चर देखो इस टाइप से होगी। ये अपने क्या हो गई, दोनों ध्रुव ये सब पढ़ा था ना अपनों ने उस दिन। अब उस दिन आपकी ध्यान कहीं और था, तो क्या कर सकते उसका। ये कौन सी हो जाएगी आपकी देशांतर? इस टाइप से रेखा होती, किस टाइप से? क्लियर है? ये इस टाइप से आपकी देशांतर रेखा होती है। कैसे? ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखा है देशांतर कहलाती। क्लियर है? अब देखो इनकी सबसे कम दूरी कहाँ नजर आ रही है आपको? ध्रुवों पे नजर आ रही कि नहीं आ रही? ये ध्रुव है अपने ना, तो कहाँ नजर आ रही? ध्रुवों पे। और यहाँ पे एक रेखा खींची गई है जिसको 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ नजर आ रही है आपको? तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होती, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विषुवत रेखा पे होती है सबसे कम दूरी। ठीक है? यहाँ क्या होती है? सबसे ज्यादा दूरी होती है ना। और सबसे कम कहाँ होती है? सही बता रहे थे आप। सबसे कम होती है ध्रुवों पे और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? विषुवत रेखा पे। क्लियर है? अब एक एक करके इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं अपन। सबसे पहले देखो, ये अभी समझेंगे ग्रीनविच क्या होती है। ठीक है? सबसे पहले क्या, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती? देशांतर कहलाती। मतलब ये थोड़ी किताबी भाषा में जवाब हो गया, अपनों ने सामान्य लैंग्वेज में समझा। ये कौन सा ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव, नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाएं क्या हो जाएगी? देशांतर रेखा होगी। वही लिखा हुआ। ठीक है? लंबाई में बराबर होती, समानांतर नहीं होती। ठीक है? ऐसे समानांतर थोड़ी है, ऐसे है ना इसकी स्ट्रक्चर, समानांतर नहीं होती है ना। ये एक एक लाइन ध्यान से पढ़ लेना, यहीं से मैं अभी प्रश्न बनाऊंगा आपकी। ठीक है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे कहाँ होती? यहाँ की क्या होती? यहाँ पे आपस में क्या होती? मिल जाती। क्लियर? ध्रुवों पे जाके क्या होती? देशांतर रेखा मिल जाती। विषुवत रेखा पर इनके बीच में दूरी क्या होती? अधिकतम होती। कितनी होती? 111.32 किलोमीटर देखने को मिलती है। ठीक है? अब क्या होती? अब देखने में कैसी लग रही? एक जैसी लग रही नहीं लग रही? उनमें तो पता है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करके 0 डिग्री अपनों ने मान ली, सब मान ली, तो वहां उनको पहचानने में आसानी हो रही थी। अब ये दिखने में एक जैसी लग रही, ये यहाँ से ऐसे जा रही, ऐसे जा रही। अब इनकी गणना करना क्या हो रहा था? कठिन हो रहा था। ठीक है? तो अब वैज्ञानिक लोग बैठे, कहाँ बैठे? लंदन में कर रहे थे डिस्कशन, है ना। कहाँ कर रहे थे? लंदन में। तो लंदन में एक वेधशाला थी, कौन सी? ग्रीनविच वेधशाला थी। अलग अलग महाद्वीपों के जो है वैज्ञानिक थे। कोई बोले कि हमारे यहाँ से गुजरने वाली को मानो, कोई बोले कि हमारे यहाँ से गुजरने वाली को मानो। अब बहस छिड़ गई सबके बीच में। तो उन्होंने कहा कि चलो, अब तीसरा आदमी रहता ना जो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, उसने कहा कि एक काम करो, लड़ी लड़ी बंद करो, और जो लंदन जहां अपन बैठे ना ग्रीनविच वेधशाला, यहाँ से गुजरने वाली कौन सी जीरो, यहाँ से गुजरने वाली जो देशांतर है, कहाँ से? जो ग्रीनविच वेधशाला है, यहाँ से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है, उसको क्या मान लो आप? मुख्य देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लो। क्लियर है? अब इस 0 डिग्री से जो भी पूर्व की ओर देशांतर होंगे वो कैसे कहलाएंगे? पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? पूर्वी देशांतर। और इस 0 डिग्री से जो पश्चिम की ओर देशांतर होंगे कैसे कहलाएंगे? पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। ठीक है? पूरे अर्थ पे अगर आप जैसे अक्षांश रेखाओं खींचते हैं ना, तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है? 179 देखने को मिलेगी। कितनी? 179 देखने को मिलेगी। ठीक है? क्लियर है? जैसे ये आपकी अर्थ है, ये तो इसके ऊपर कितनी होगी? 79 ऊपर की ओर, 79 नीचे की ओर, एक ही कितनी हो गई? कितनी हो गई? 179 हो गई ना। 89, सॉरी, 89 ऊपर की ओर, 89 नीचे की ओर, और ये हो गई तो कितनी हो गई? 179 हो गई। ठीक है? क्लियर है? ग्रीनविच क्या है? क्लियर है? 0 डिग्री। इसी टाइप से जो देशांतर रेखाओं की संख्या 179 है, इसी टाइप से पूरे पृथ्वी पर जो ये अक्षांश रेखाओं की संख्या है, देशांतर रेखाएं खींची तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 360 देशांतर रेखाएं कुल कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। ठीक है? तो वही है, देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो सभी देशों ने क्या सर्वसम्मति से निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को इसी गणना शुरू करेंगे। ठीक है? इसको क्या मान लेंगे? प्रधान मध्यान्ह रेखा या प्रधान देशांतर रेखा मान लेंगे। यही लिखा हुआ देखो। और इससे हम क्या करेंगे? 180 डिग्री पूर्व की ओर पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर क्या हो जाएगा?
पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? अब पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे। याद रखो। कितने देशांतर है? तो ये बताओ कि आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हो क्या? ये बताओ कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? देख के मत बताना, कितना समय लगेगा। 1 डिग्री देशांतर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने देशांतर है अपने पास? 360 देशांतर है। क्लियर है? इतनी तो क्लियर है कि नहीं है? अब 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाती है पृथ्वी, है ना? तो एक देशांतर या घूमने में कितना समय लेगी पृथ्वी? 4 मिनट लेगी। कितना लेगी? 4 मिनट लेगी, है ना? ये लिखा है ना 24 घंटे 360, तो एक देशांतर घूमने में कितना समय लेगी? 4 मिनट का समय लेती है। क्लियर है? यहां से भी प्रश्न पूछा गया आपका। क्लियर है कि नहीं? अब प्रश्न सुनो, तो तुम्हारी नींद ऐसे उड़ेगी, है ना? निम्नलिखित में से देशांतर रेखाओं के बारे में गलत कथन छांटिए। ये प्रश्न है आपका। लिख के बताओ कि बोल के बताओ? ठीक है, बोल के सुन लो, लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। पहला कथन है आपका, देशांतर रेखाओं की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। ठीक है, गलत कथन छाटना है ना। देशांतर रेखाएं समानांतर होती है। ठीक है, दूसरा कथन हो गया आपका है। तीसरा कथन हो गया, देशांतर रेखाओं के बीच सबसे कम दूरी ध्रुवों पर होती है। ठीक है, और चौथा हो गया कि विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी 3 2 किलोमीटर होती है। तो क्या गलत आंसर हो जाएगा? क्यों, क्यों, क्योंकि समानांतर नहीं होती है। क्लियर है? ये हो गया। अब देश किस देशांतर को जो है मुख्य प्रधान देशांतर माना गया है? किस देश से गुजरने वाली रेखा? लंदन की ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को माना गया। क्लियर है? अब देखो, ये क्लियर है? अब टाइम जोन डिसाइड करने की, कि टाइम जोन कैसे डिसाइड करें। अब किसी भी एक, तो क्या होता है, देशांतर के 2 4 यूज हो सकते हैं। अगर किसी जीपीएस यूज करा होगा आपने, करा है? तो जीपीएस जो किसी भी चीज की लोकेशन बताता है, 2 आधारों पे बताता है। एक तो उसकी अक्षांश स्थिति को बेस बनाकर बताता है, एक उसकी देशांतर स्थिति को बताता है। अगर आपको किसी चीज का अक्षांश और देशांतर पता है, तो आप पूरी पृथ्वी पर उसकी कहीं भी लोकेटेड आप उसको बता सकते हो कि हाँ, पृथ्वी पर यहाँ एक लोकेशन देखने को मिले। मध्य प्रदेश का आप अक्षांशी देशांतरी विस्तार पढ़ते हो, भारत का अक्षांशी देशांतरी विस्तार पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? यही तो रीजन है, ताकि आपको पूरी पृथ्वी पर यह पता चल सके कि भारत की या मध्य प्रदेश की स्थिति हमें कहाँ देखने को मिलती। क्लियर है इतना? तो एक तो इसका यूज हो गया क्या, किसी भी वस्तु की स्थिति जानने के लिए। दूसरा, देशांतर जो अपनों ने डिसाइड करा था ना, 0 डिग्री देशांतर, उससे ही क्या करा इन्होंने, टाइम जोन भी डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? टाइम जोन। कि इन्होंने बोला कि जो मुख्य समय क्या होगा अपना, लंदन से गुजरने वाली समय रेखा से निर्धारित होगा। जो भी रेखा इससे पूर्व की ओर पड़ेगी, कहाँ पूर्व की ओर पड़ेगी, तो उसका समय कैसा होगा, लंदन से आगे चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। कैसे चलेगा ये पता है? क्योंकि इसको मुख्य माना, इससे आगे जिनका भी देश है उनका समय आगे चलेगा। तो भारत का अगर बात करें, तो भारत ने अपनी जो है मानक समय रेखा किसको माना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना। पूर्वी क्यों है ये क्लियर है? किसको माना? पूर्वी देशांतर को माना। क्लियर है? ये पूर्वी देशांतर पर अगर समय देखें, तो भारत का लंदन से कितना समय आगे चलता है? इतना समय आपके आगे चलता है। क्लियर है? तो ये अपनों ने देख लिया। तो एक और यूज क्या हो गया इसका, समय निर्धारित करने में। 2 यूज देख लिए अपनों ने। तो वही लिखा हुआ है, देखो। देशांतर के आधार पर क्या होगा, किसी स्थान पर समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे के नाम से जाना जाता है। ये सब देख लो। क्लियर? संक्रांति देखते हैं हम, संक्रांति होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो आप। ठीक है, तो फिर इसके बाद अपन फिर कल पढ़ लेंगे, है ना? क्योंकि समय हो गया होगा आपका। वैसे आज तो एनर्जी लग रही है आपके शरीर में, तो अपन ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, है ना? तो ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। ठीक है, कितनी रेखा होगी? 3 रेखा आपको याद रखनी। कौन सी? एक तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा याद करनी है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? क्लियर है? सूर्य हमेशा क्या करेगा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के
पास ही क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो ये जो है ऐसी टिल्ट है 23.5 डिग्री। तो अगर सूर्य अगर है ना, इन्हीं तीन रेखाओं के बीच में ही वेरिएशन करेगा, ऊपर नीचे होगा, ठीक है। क्यों हो रहा, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण हो रहा है। इतना क्लियर है कि नहीं है ना। तो आपको 3-4 डेटे याद रखनी, कितनी, अब यहाँ जो डेट बता रहा हूँ यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपसे। सबसे पहली डेट क्या याद रखोगे आप, सबसे पहले याद रखना आप कौन सी, 21 मार्च याद रखना। कौन सी याद रखोगे, 21 मार्च याद रखना, ठीक है। उसके बाद याद रखना कौन सी, 21 जून याद रखना, ठीक है। उसके बाद याद रखना आप कौन सी, इसके बाद याद रखना आप, क्लियर है, ये 4 चीजें क्लियर है। क्या क्या डेट याद रखनी है आपको, 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर और 23 सितंबर और 22 दिसंबर याद रखनी है, क्लियर है। ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी है कौन सी रेखा है, मकर रेखा है ना, सही है यार, क्लियर है ना। तो सूर्य क्या करेगा, इनके ऊपर सीधा चमकेगा। सबसे पहले सूर्य 21 मार्च को कहां सीधा चमकेगा, विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा, है ना। ये डेटे याद है आपको, अपन और डिस्कस कर ले। 21 मार्च को सूर्य क्या कर रहा है, विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा है, ठीक है। कहां चमक रहा है सीधा, विषुवत रेखा पर चमक। इसी से अपन ऋतुएं पढ़ेंगे आगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपकी जीवन में ऋतु की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। कि कैसे क्या ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। कैसे क्या टेम्परेचर बढ़ता है, कैसे घटता है, ये चीजें समझ गए तो आप सबसे जो है कठिन टॉपिक माने जाने वाला पूरा ज्योग्राफी में कटिबंध, तो उसको भी अब आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना। ये चीजें अगर आपकी क्लियर हो गई तो पृथ्वी पे वर्षा कैसे होती है, ठीक है, हमारे भारत में कैसे मानसून आता है, ये सारी चीजें भी आप समझ जाओगे, क्लियर है। तो नजरें गड़ाए रखना यहाँ पे, ठीक है। तो 21 मार्च को क्या हो रहा है, सूर्य किस रेखा पर सीधा चमक रहा, विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कौन सी डेट, 21 जून। तो सूर्य जैसे 21 मार्च को सीधा चमकेगा, इसके बाद ऊपर की ओर कर्क रेखा की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगा। कहाँ, कर्क रेखा की ओर बढ़ना। बढ़ना सूर्य स्टार्ट नहीं कर रहा, पृथ्वी घूम रही है उससे हो रहा है। पर अपन यहाँ समझने के लिए यही वर्ड यूज करेंगे कि सूर्य बढ़ रहा है, सूर्य नीचे जा रहा है, क्लियर है। यहां से सूर्य कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। कौन सी डेट है, इतना क्लियर है। अब यहां से मान के चलो 21 मार्च के बाद से सूर्य ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती। तो जब सूर्य कर्क रेखा की ओर आना स्टार्ट हो रहा तो अपने यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। आपने देखा होगा मार्च के बाद अपने यहाँ गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती, क्यों पड़ती, क्योंकि जो है 21 जून के आसपास सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, क्लियर है यहाँ। तो यहाँ से जब सूर्य ऊपर की ओर बढ़ेगा तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी किस ओर पड़ेगी, 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी कर्क रेखा की ओर, ऐसे जा रहा तो किरणें तिरछी पड़ेगी ना इसकी ओर। तो अपने यहाँ गर्मी कब से स्टार्ट हो जाती, लगभग फरवरी के बाद। वैसे तो ऋतुओं में आप देखोगे 16 फरवरी के आसपास से स्टार्ट हो जाती। आपको याद क्या रखना है, मार्च के बाद सूर्य जो है कर्क रेखा की ओर फ्लोट करा, इसलिए जो कर्क जो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में जो देश स्थित है वहां क्या होगा, गर्मी बढ़ने लग जाएगी, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। यहाँ कर्क रेखा पे क्या होगा, सूर्य 21 जून को सीधा चमकेगा। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, 23 सितंबर की डेट आएगी, अपनों ने देखा था 23 सितंबर। तो 21 जून को जैसे सूर्य चमकेगा उसके बाद फिर सूर्य वापस कहाँ आने लग जाएगा, नीचे की ओर आने लग जाएगा। तो 23 सितंबर आते आते वापस कहाँ हो जाएगा सूर्य, विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। 23 सितंबर को सूर्य कहाँ चमकेगा, विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि 21 जून के बाद से धीरे धीरे अपने यहाँ गर्मी पड़नी कम हो जाती, बरसात आने लग जाती, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो ये 23 सितंबर को आपका सूर्य किस रेखा पर चमकेगा, वापस विषुवत रेखा पर चमकेगा। इसके बाद सूर्य कहाँ बढ़ेगा, दिसंबर के आसपास सूर्य पड़ेगा आपका मकर रेखा की ओर, कहाँ बढ़ेगा, मकर रेखा की ओर बढ़ेगा। तो इस बाद अगर इस मकर रेखा की ओर बढ़ेगा तो सूर्य की किरणें तिरछी किस ओर पड़ेगी, मकर रेखा की ओर पड़ेगी, ठीक है, दक्षिण की ओर पड़ेगी विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर। और कौन सी डेट को आकर सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, 22 दिसंबर को चमकेगा, क्लियर है इतना। अब जिस डेट को जो है सूर्य
जिस रेखा पर सीधा चमक रहा है उसे उस जो है संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। जैसे कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है तो कर्क संक्रांति, ठीक है। विषुवत पर बसंत विषु और शरद विषु के नाम से जाना जाएगा। और मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है तो मकर संक्रांति। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, तुम्हारे तो आ ही रहा होगा कि सर मकर संक्रांति अपन 14 जनवरी को क्यों मनाते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ तो 22 दिसंबर लिखा हुआ। तो बेसिकली क्या होता है, कि हमारे यहाँ जो पंचांग पे चलता है पूरा सिस्टम, और पंचांग आधारित होते किस पे, चंद्रमा पे आधारित होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मतलब हर साल एक आध महीना तो एक्स्ट्रा कर ही देते हैं। क्यों करते हैं, उसका भी कारण होता है। जैसे अपनों ने चंद्रमा के बारे में पढ़ा था, तो चंद्रमा अपनी पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा, एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगा, 27 दिन का समय लगा देता है। क्लियर है, 3 दिन बचे रहे कि नहीं बचे रहे। ऐसे ही 10-12 महीने हो गए, तो पूरा साल का निकालोगे तो एक आध महीना एक्स्ट्रा निकलना निकल रहा है, उसी को एक आध जो है एक्स्ट्रा बसा के, जो एक्स्ट्रा बना के कैलेंडर में डाल दे। जैसे इस बार 2 सावन डाल दिए थे, उसी टाइप से आप हर साल देखोगे एक महीना जो एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्लियर है। अब जो कैलेंडर के हिसाब से देखने को, हमारा किस पे बेस्ड है कैलेंडर, चंद्रमा पे देखने को मिलेगा। तो उस कैलेंडर के हिसाब से जो है पृथ्वी पर जो है कौन सी डेट को मकर रेखा पर सीधा चमकेगा सूर्य, अभी तो 22 दिसंबर, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। भारतीय कैलेंडर के हिसाब से देखोगे तो कब, 14 जनवरी को चमकेगा, ठीक है, 14 जनवरी को चमकेगा, 14 जनवरी को चमकेगा। इसीलिए अपन मकर संक्रांति कब मनाते हैं, 14। क्लियर है, ठीक है। फिर अपन बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मकर संक्रांति के बाद क्या होती है, भारत में ठंड कम पड़ना, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये बोलते कि नहीं बोलते कि हाँ मकर संक्रांति आ गई, अब ठंड कम होने लग जाएगी। क्यों बोलते हैं, कॉन्सेप्ट है उसके पीछे कि यहाँ से वापस कहाँ चले जाएगा, उत्तर की ओर चले लग जाएगा, तो फिर कम हुआ नहीं होगा टेम्परेचर अपने कंपेरिजन। यहाँ से कर्क रेखा की दूरी, कर्क रेखा अगर यहाँ सूर्य चमक रहा है और कर्क रेखा पर कोई देश स्थित है, तो उसकी दूरी सर्वाधिक देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। समय हो गया तो ध्यान घड़ी की ओर जाने लग गया कि यहाँ है। समझ आ रहा है, क्यों बोलते हैं बड़े बुजुर्ग की मकर संक्रांति के बाद टेम्परेचर कम होने लग जाता, मतलब जो ठंड है वो कम गिरने लग जाती है। इतना क्लियर है, कौन सी डेट पर सीधा चमक रहा, 22 दिसंबर। क्लियर है ये सारी चीजें। कौन कौन सी डेट पड़ी अपनों ने, सबसे पहले क्या देखा था, 21 मार्च देखा था। 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता। उसके बाद अपनों ने कौन सी डेट देखी, 21 जून देखी। 21 जून को सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए 21 जून को क्या बोला जाता है, कर्क संक्रांति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संक्रांति बोला जाता है। उसके बाद कहाँ आते हैं, 23 सितंबर को आते हैं। 23 सितंबर को वापस क्या होगा, सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा। उसके बाद कहाँ पे, मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। मानसून यही समझा दूं कि इंडियन ज्योग्राफी में समझोगे, ताजा ताजा यही समझ लो, फिर वहां अपन एक और बार रिवीजन कर लेंगे। टाइम हो गया, घर जाना है कि समझना है, पहले ये बताओ। बस बस बस, देखो मेरी बात सुनो। अब यहाँ सूर्य सीधा चमक रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइट, ठीक है। तो अपने यहाँ कैसे होंगे, जो कर्क रेखा पर स्थित है, 21 जून के आसपास क्या होगा, वहां दिन बड़े और रातें छोटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि कर्क रेखा तो सीधा चमक रहा है, तो यहाँ दिन बड़ा हुआ। क्लियर है, और रातें कैसी होगी, छोटी होगी। इसी टाइप से कौन सी डेट थी, 21 मार्च और 23 सितंबर, विश्व दोनों हिस्सों में बराबर टेम्परेचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, दिन रात यहाँ पे बराबर होते हैं। क्लियर है। और 22 दिसंबर की अगर बात करें तो सूर्य कहाँ चमक रहा है, मकर रेखा पर। तो अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। अब इसके बाद का अपन कल वाले लेक्चर में समझ लेंगे, है ना, ठीक है, कल वाले लेक्चर में अपन समझ लेंगे। तो इतना क्लियर है कि नहीं है क्या होती है कर्क संक्रांति वगैरह। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, अपन इससे आगे कंटिन्यू करें, ठीक है।